नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। चारों मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत अनंत जी आपका। विजय त्रिवेदी जी आ गए हैं प्रोग्राम में, बहुत स्वागत विजय जी का। प्रोफेसर संगीत रागी जी आ चुके हैं छुट्टी बना के। प्रोफेसर साहब स्वागत आपका। समीर चौहान जी हमारे साथ हैं। छुट्टी मनाने नहीं गया था, एक काम के लिए। वायरल समीर चौंकर जी हमारे साथ हैं। समीर जी बहुत स्वागत आपका। क्यों वायरल ये भी आपको हम अभी बताते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर के साथ अभी शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त खबर जो मिल रही है हमें कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने, ईओडब्ल्यू ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। इसमें दोनों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के अलावा 3 कंपनियों के नाम भी हैं। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पहले से जांच चल रही है और ईडी अभी तक राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ करने के अलावा सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। लेकिन अब इस जांच में दिल्ली पुलिस की एंट्री भी हो गई है। क्यों, यही सवाल है, इसका जवाब आपको देंगे। दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड एजेएल को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए साजिश रची गई। तो फिर मैं एक बार आपको बता दूं, ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस की फ्रेश एंट्री हुई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यह एफआईआर दर्ज की है और इसमें धारा 420 भी धोखाधड़ी, 120 भी क्रिमिनल साजिश, ये धाराएं लगाई गई हैं। और एफआईआर ये कह रही है कि 90 करोड़ रुपए का कर्ज सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया और ये सारी साजिश जो थी वो सोची समझी थी। 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है नेशनल हेराल्ड की, उसको अपने कब्जे में किया गया। ये कहा गया कि ये कोई सामान्य बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि एक मास्टर प्लान के तहत हजारों करोड़ की संपत्ति को बहुत कम कीमत पर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। यंग इंडिया जिसका जो मालिकाना हक है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। एफआईआर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पहले करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, लेकिन बाद में कर्ज वसूली का अधिकार सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया कंपनी को, यानी राहुल गांधी सोनिया गांधी की कंपनी को दे दिया गया। और इस डील के बाद यंग इंडिया के पास एजेएल की करोड़ों की संपत्ति के नियंत्रण का रास्ता खुल गया। इसमें कंपनी के डायरेक्टर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है। एफआईआर में दावा किया गया है कि यंग इंडिया पर दोनों नेताओं का प्रभाव था और पूरी प्रक्रिया पहले से तय योजना की जैसी दिखाई देती है। और आपको मालूम है कि अभी कल ही ये खबर आई थी कि जो ईडी की चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उस पर संज्ञान लें या न लें, इस पर कल दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत को फैसला करना था। वो फैसला फिलहाल टाल दिया गया है दिसंबर के लिए। तो कल ही ये हुआ और आज ये खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई लोगों के खिलाफ इसी मामले में एक नई एफआईआर जो थी वो अक्टूबर में लिख ली थी। अब इसका मतलब समझना है, जब पहले से एक जांच ईडी की चल रही है तो फिर उनके ऊपर ये दिल्ली पुलिस की नई जांच उसी मामले में इस साल क्यों? 2024 की वो एफआईआर है ना सर ईडी की, तो जो चल रही है नेशनल हेराल्ड में। तो सर इस साल ये नई फ्रेश एफआईआर एक ही मामले में क्यों दिल्ली पुलिस की? सर दिल्ली पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है। ईडी ने मोटे तौर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उस पर काम किया हुआ है। हालांकि इसको बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी या पॉलिटिकली वेंडेटा के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस कोर्ट में जाए और कहे कि भाई सारे मामलों को एक साथ हियरिंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने कुछ अलग धाराएं, उन्होंने धोखाधड़ी का मामले को ज़्यादा बनाया और ईडी में उनका मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। हालांकि ईडी के पास मामले सीबीआई और उसके थ्रू आते हैं, डायरेक्ट ईडी नॉर्मली कोई केस उस तरह से नहीं लेता है। तो अब कोशिश कर रही है और फिर कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। कल संसद का सत्र और आज सर्वदलीय बैठक है जिसमें हम लोग ये तय करेंगे, मतलब हमारे माननीय राजनेता, कि हम सब मिलकर सदन को अच्छे से चलाएंगे। देखिए इसमें 6 लोगों के जो नाम लिखे हैं वो हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी और एक अननोन इंडिविजुअल है जी हाँ। और 3 कंपनियों के नाम है एसोसिएटेड जनरल एजेएल, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, जो पेरेंट कंपनी थी नेशनल हेराल्ड के पास जिसकी संपत्तियां थी, और यंग इंडिया जिसने उसको अक्वायर किया कर्ज देने के नाम पर, और एक तीसरी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू फ्रॉडुलेंटली टेक ओवर एजेएल द पेरेंट कंपनी, ये आरोप जो है वो लगाया गया है। और ये जो डोटेक्स मर्चेंडाइज, ये नया नाम हम सुन रहे हैं, ये कोलकाता बेस्ड एक शेल कंपनी बताई जा रही है जिसने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिया
और इसी में से 50 लाख रुपया जो है वो दे दिया गया, जिसकी एवज में एजेएल कंपनी को अक्वायर कर लिया गया। और एजेएल का जो एसेट्स हैं वो 2000 करोड़ रुपए के बताए जाते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी संपत्तियां अलग अलग शहरों के अंदर हैं। लखनऊ में भी है संपत्ति बताई जाती है उसकी, हरियाणा में भी बताई जाती है, दिल्ली में तो यहाँ एटीओ के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति वो भी है, मुंबई में है। 3 अक्टूबर की ये एफआईआर है, ये जानकारी इसकी जो है अब सामने आई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। ये देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। The FIR dated 3rd October is based on a complaint from the Enforcement Directorate. सही बता रहे थे सर, ईडी जो काम करती है, पहले किसी की शिकायत हो तो उस पर ईडी टेक ओवर करती है। वो शायद मूल केस सीबीआई का था, उसने ईडी ने उससे टेक ओवर किया और ईडी से टेक ओवर केस कर रही है दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा। ईडी जो है वो तो केवल मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को देखती है, पैसा कहां है, पैसा कहां। ये जो है जो धोखाधड़ी का मामला है वो उसको देख रही होगी कि कैसे धोखाधड़ी हुई, कितना पैसे का नुकसान 420 और 120 भी का है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे मामले चल रहे हैं। एक तो बार बार ये कांग्रेस की तरफ से कहा जाता रहा कि भाई इसमें पैसे का तो कोई लेन देन हुआ ही नहीं है, ये सब पेपर पर इस तरह का काम हुआ है, कोई पैसा किसी ने लिया नहीं लिया, खैर वो तो उनको जवाब देना है। लेकिन इतने लंबे समय से चल रहा है, हमारी जो जांच एजेंसी है वो किस रफ्तार से काम कर रही है उसका भी एक नतीजा। देखिए, कल ही तो जो है राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के ईडी की चार्जशीट के मामले में फैसला जो है वो 16 दिसंबर तक के लिए टाल दिया, कल ही हुआ। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, ये सवाल अब है हमारे बीच में, ये चर्चा हो रही है, ईडी का केस चल रहा था, अब उसमें दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई है, तो क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जाहिर सी बात है, मतलब यह है कि गांधी परिवार की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ेगी। हालांकि ईडी इस पूरे मामले में अपनी चार्जशीट जो है कोर्ट में दायर कर चुकी है, अभी तक कोर्ट ने संज्ञान इस मामले में नहीं लिया है। लेकिन 30 जून 2024 को ईडी की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो दिल्ली पुलिस को भेजी गई थी, ईओडब्ल्यू को, आर्थिक अपराध शाखा को, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी यानी एआईसीसी की तरफ से 90 करोड़ रुपए का लोन पहले एजेएल को दिया गया और उसके बाद 50 लाख रुपए में, महज 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को उस कर्जा वसूल करने का अधिकार दे दिया गया, जिसके चलते यंग इंडिया के पास एजेएल की तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर जो है हक हो गया। ये संपत्ति जो है दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, इन तमाम इलाकों में है। और ईडी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा कि ये पूरा जो है प्री प्लान तरीके से किया गया, ऐसा दिख रहा है शुरुआती जांच में। तो जिसके बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 420 और 120 बी यानी कि जो धोखाधड़ी और इसके साथ साथ जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है उनकी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और अब ईडी जो ईओडब्ल्यूएस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जल्द ही जो है आरोपी पूरे इस एफआईआर में बनाए गए हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 9 लोग जो बनाए गए हैं, उनसे पूछताछ भी की जा सकती है, उनके बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ईडी ने एक तरफ जो है कोर्ट में अपनी पूरी चार्जशीट दायर की और उसके बाद जो ईओडब्ल्यू है उसने, आप कह रहे हैं अब इस मामले में दिल्ली पुलिस अब नए तरीके से पूछताछ, समन वगैरह गांधी परिवार से कर सकती है। देखिए, बिल्कुल इसमें पूछताछ भी होगी, उन्हें समन भी जाएगा, पूछताछ भी होगी और पूछताछ में शामिल होना भी होगा, क्योंकि जांच एजेंसी है, एफआईआर दर्ज की है, बाकायदा आरोपियों की लिस्ट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम है, तो ऐसे में उनसे पूछताछ होना लाजमी है। कब होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है सौरभ, लेकिन इतना जरूर है कि जिस मुकदमे में ईडी की तरफ से एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट दायर की गई, उसके बाद जो है अब ईओडब्ल्यू ने उसी पूरे मामले में एक अलग से एफआईआर दर्ज की है। तो जाहिर सी बात है गांधी परिवार की जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं उनकी मुश्किलें जो है। सोनू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा सभी सोनू ने भी आपको बताया, धोखाधड़ी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एजेएल की, नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को हड़पने की सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उनके सहयोगियों द्वारा, इस आरोप की जांच जो है अब दिल्ली पुलिस भी करेगी। सर, ये प्रक्रिया का हिस्सा लग रहा है या नए तरीके की घेराबंदी लग रही है? मुझे तो इस केस को डिले करने का एक प्रोसेस लग रहा है सर। अच्छा, केस को लटकाए रखो। रॉबर्ट वाड्रा के केस में अब तक कुछ हुआ क्या? ये जांच एजेंसियां करती क्या हैं सर? हर चीज में मैं ये देखता हूं कि अभी तक इनको पता नहीं चल पाया था कि ये फ्रॉड हुआ है। ईडी लग गई, सीबीआई लग गई, सबने जांच कर ली, अब ये लास्ट मोमेंट पे इसकी एंट्री हुई है। इसका कुछ राजनीतिक निहितार्थ मुझे समझ में आता है। इसका ये मतलब है कि गांधी परिवार पर तलवार लटकाए रखो, उनको दबाव में लिए रहो, क्योंकि ये अचानक से अब थोड़ी पता चल रहा है आपको कि 90 करोड़ रुपया इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, इसने। मुश्किलें कुछ नहीं बढ़ेंगी। हो सकता है इसका राजनीतिक फायदा भी हो उनको। राहुल गांधी जो बिहार चुनाव के बाद डेसिमेट हो गए थे,
उनको ये लग सकता है कि भाई अब राहुल गांधी रिवाइव भी होंगे, पॉलिटिकल वेंडेटा का रोना रोएंगे सब कांग्रेस वाले कल परसों से कि भाई हमारा पॉलिटिकल वेंडेटा। तभी तो बुलाएगी पूछताछ, दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, पूछताछ के लिए अगर इनमें राजनीतिक कौशल इंदिरा गांधी वाला और बुद्धि होगी जिसका प्रदर्शन इन्होंने पहले किया था, तो पूछताछ के लिए कोई ये एक इवेंट के तौर पर लेंगे, इवेंट बनाएंगे, फिर वो थाने में अपने समर्थकों के साथ जाएंगे। लेकिन देश की जनता ये भी तो जानना चाहती है सौरभ जी कि आज इस केस में आखिर अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो वो सामने इतना विलंब क्यों हो रहा है, इतना लंबा ये मामला चलता जा रहा है। मुझे मेरी समझ से बाहर है कि जब ईडी ने चार्जशीट दायर किया उसके 1 महीने पहले आपने एफआईआर दर्ज किया। अब ये कोर्ट में हो सकता है उनके वकील ये जाके कहें कि ईडी के चार्जशीट पर तब तक फैसला होल्ड कर लीजिए जब तक कि इसका कोई चार्जशीट ना आ जाए, फिर दोनों को मिला के ज्वाइंट डिस्कशन कर लीजिए या ज्वाइंट सुनवाई। नहीं, ये भी तो, इसको भी तो चैलेंज करेगी पहले कांग्रेस ना, इसको क्वैश कराने की कोशिश करेगी। इसको तो पहले तो एफआईआर क्वैश कराने की कोशिश होगी, जो एफआईआर हुआ है उसको भी क्वैश कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी कांग्रेस पार्टी। तो ये एक डिलेड होता जा रहा है मामला। मुझे लगता है कि इसमें अपराध ओपन एंड शट केस की तरह दिखता है कि भैया इससे इसने पैसा लिया, इससे इसने पैसा लिया और कंपनी को 50 लाख में ये कर दिया। इस केस में इतना विलंब ये हमारी न्यायिक व्यवस्था और इन्वेस्टिगेशन व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े करती है। मुझे तो मूलभूत प्रश्न इसमें यही उठाना है। वैसे आपने क्योंकि पॉलिटिकल बात की तो ये तो आम राय तमाम आप जैसे लोग कहते हैं कि ये तो किसी भी तरीके से सूट नहीं करता बीजेपी को कि जेल में डाला जाए या वो नौबत वहां तक पहुंचे गांधी परिवार के लिए। संसद सत्र कल से शुरू हो रहा है तो बेहतर चर्चा हो पाए इस वजह से ये कदम उठाया गया। संसद सत्र अगर होता सर तो अक्टूबर में एफआईआर हुई है ना। चलिए एक अभी एक खबर आई, बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर आगे भी बात करेंगे, कोई और नई चीज पता लगेगी तो आगे बात करते हैं। मैं आज आपको कहानी कुर्सी की में बताने जा रहा था, वैसे शुरुआत में खबर ना आती तो बिहार चुनाव के साइड इफेक्ट, एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार, अब कहां तक उसका असर दिखाई दे रहा है। देखिए जरा अखिलेश यादव की बात सुनिए। अखिलेश यादव ने बिहार से क्या सीखा और लग रहा है कि उन्होंने उसका सबक तो लिया है। अब उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या करना क्या न करना ये साफ साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस का बिहार में स्ट्राइक रेट सबने देख लिया, तो ये सवाल उठ रहा था कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन जारी रखेंगे। साथ ही अखिलेश यादव को यह डर भी अब लगने लगा है, कल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा जो लॉ एंड ऑर्डर वाली बात भारी पड़ गई बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को, यही दाग तो उनके ऊपर भी लगाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में ये ना किसी तरीके से सर चढ़ के बोले। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के कलाकारों ऐसे गाने ना बना देना जैसे बिहार वालों ने बना दिए थे तेजस्वी यादव जी के लिए। सही में उन्होंने यही कहा कि वो जो गाने उस वक्त चल रहे थे वैसे गाने ना बना देना। अखिलेश यादव दरअसल बिहार चुनाव के बीच आरजेडी के लिए बने गानों की बात कर रहे थे। आरजेडी के विवादित गानों पर जो लोगों ने बनाए और उस पर खूब कट्टा गोली सब कुछ था, उसमें खूब बीजेपी ने, खुद मोदी जी ने अपनों का गानों के बोल के बताया था कि ये गाने बन रहे हैं अभी से, अभी तो चुनाव चल रहा है, आहट भी नहीं हो रही कि महागठबंधन आएगा। तो देख लीजिए राजद के समर्थक कैसे कैसे गाने बना रहे हैं। और करीब करीब अपनी हर रैली में उन्होंने आरजेडी के लिए बने इन गानों का जिक्र किया था। तो अखिलेश यादव की आप बात सुनिए, फिर मैं आपको वो जो बोल थे गानों के वो भी सुनाऊंगा। मैं अपने कलाकारों से कहूंगा कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना, और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना। एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना। अखिलेश जी समझदार आदमी है। गाने क्या थे वो, भैया को आने दो सत्ता में, कट्टा सटा के उठा लेंगे घर से, छेद छेद हो जाए तुम्हारी बॉडी मेरे, मारब 6 गोली सिक्सर के छाती पे रे। ये गाने जो थे, और ये प्रधानमंत्री जी ऐसे ही बोल के बताते थे कि ये गाने बज रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई ये गाने मेरे नाम पे मत बनाना कम से कम, और ये भी मेरे पार्टी वाले भी सावधान रहना कि कोई एआई से मेरे नाम पे ना चिपका दे। देखिए अखिलेश यादव को ये मालूम है कि 2017 का जो चुनाव था जो पिछला विधानसभा चुनाव था, उसमें भी लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिट जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं का भी असेसमेंट था कि सरकार बहुत मुश्किल से बन पाएगा। लेकिन कहा जाता है तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने योगी जी को बुलाया दिल्ली में और ये पूछा कि भाई आप कितने सीटें ला रहे हैं, और उन्होंने कुछ संख्या बताई, और बाद में आप देखेंगे कि योगी जी ने कहा कि जो ये जीत आई है वो भगवान जी के भरोसे है, राम जी के भरोसे है। यानी जो उन्होंने दिल्ली में बताया था जिस संख्या के बारे में, उससे कम से कम 50 सीटें ज़्यादा आई। तो उन्होंने कहा ये जो 50 सीटें हैं वो भगवान के
की देन है और इसके कारण हम सरकार में हैं। महत्वपूर्ण बात क्या घटित हो गया था उसके बीच में, आपको पता होगा कि उसी एक इलेक्शन के लास्ट फेज से कुछ दिन पहले करीब करीब हर शहर में जहां पर मुस्लिम जनसंख्या बहुत थी, वो धमकी भरा और वो पुलिस को धमकाना, थाने को धमकाना, एक प्रकार का नैरेटिव खड़ा होकर के आ गया था और उसका भुगतान मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को करना पड़ा था पिछली चुनाव में। उसी का डर उनको अभी सता रहा है कि बिहार के अंदर ऐसा ही हो गया कि जो कट्टा, जंगल राज, ये जो नैरेटिव था, कहीं न कहीं वे लोग भी जो लगता था कि नहीं नीतीश कुमार का एक विकल्प चाहिए हमको बिहार के अंदर, हमें कम से कम एक नई सरकार, एक नई सोच वाली सरकार चाहिए, लेकिन विकल्प के तौर पर उनको लगा कि ये तो वही सरकार है लालू राबड़ी की सरकार, उसका एक्सटेंशन फिर हम दोबारा यदि ले आते हैं तो बिहार के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है अखिलेश को ये डर सता रहा है। और दूसरी बात, अभी हम लेकिन सही मुद्दे पे पहुंचे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं, देखिए असेसमेंट करना और बात है, लेकिन जमीन पर आपको क्या लगता है कि तेजस्वी ने असेसमेंट नहीं किया था? तेजस्वी यदि असेसमेंट नहीं करता तो तेजस्वी लालू प्रसाद यादव को कहीं भी इलेक्शन कैंपेन में लाया क्या? नहीं लाया तेजस्वी ने। इसलिए नहीं लाया क्योंकि जैसे ही लालू को आप लाते हैं बिहार के अंदर, वो जंगल राज, वो अपहरण की संस्कृति, किसी डॉक्टर के बेटे को उठा लिया, किसी इंजीनियर के बेटे को उठा लिया और वो भी मुख्यमंत्री के आवाज से उसका निर्णय हो रहा है कि कब इसे छोड़ दो, कब इसे रिहा कर दो। तो ये बातें जानबूझ करके तेजस्वी ने ऐसा किया था। आप ड्रेस का चेंज ओवर आपने देखा होगा, वो इसलिए भी ये बदला कि भाई हम एक नए सोच वाला, नया थोड़ा प्रोग्रेसिव, नए तरीके वो का वो नहीं रह गया। उस राजनीति से बाहर निकल लेकिन इससे ये भी पता चलता है, जो अभी आज कहा अखिलेश यादव जी ने, बिहार की तरह गाने मत बना देना मेरे नाम पे, कि वो डिफेंसिव भी हैं और उनको मालूम है कि ये मुद्दा मेरे खिलाफ काम करता है। राउज एवेन्यू वाला पर हम एक छोटी सी टिप्पणी, मैं आ जाऊं सर, ये एक बार करते, उसका मौका मिल जाएगा हमें बाद में। योगी आदित्यनाथ की तो पिच ही ये है, भला उनकी सारी पर्सनालिटी या पॉलिटिकल कैपिटल, सबसे सबसे बड़ा योगदान क्या है हिंदुत्व के साथ? लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती, बुलडोजर बाबा। अभी गोरखपुर में एक कार्यक्रम थे, वहां उन्होंने यही बात दोहराई जो अखिलेश जी का डर है कि पहले होता क्या था यूपी में, माफिया की क्या स्थिति थी और आज हम कहां लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा, जो एक कब्जा करने वाले थे, इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। माफिया गायब हो गया, कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद, उपद्रव का प्रदेश अब उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन गया है। अभी आपको समझ में आ गया कि बिहार उत्तर प्रदेश का चुनाव जा कहां रहा है। योगी जी की बात आपने सुन ली, माफिया बंद, दंगे बंद, अराजकता बंद। मैं फिर आपको सुनाना चाहता हूं अखिलेश यादव क्या बोल रहे थे। योगी की इन्हीं बातों का पॉलिटिकल फॉलआउट से डर रहे हैं चुनाव में अखिलेश यादव, इसलिए वो अपील की थी। एक बार फिर अखिलेश सुना दीजिए। मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना। एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना। वो एडवर्टाइजमेंट के बोल हैं, ये डर अच्छा है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने आपराधिक छवि मेरी कोई ना बना दे या अपराधियों को संरक्षण वाली छवि, उससे अगर बचना चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो नेता तो एक वक्त साथ लेके घूमते थे। अतीक अहमद के कुत्ते वाली फोटो किसको नहीं याद है? हाँ, देखिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को कहाँ लेकर जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने जो तय किया है उस पर लोग कैसे चल रहे हैं। कल ही अवधेश प्रसाद राम मंदिर होकर आए, इनके फैजाबाद के सांसद सपरिवार राम मंदिर गए थे। वही अवधेश प्रसाद जो ये कहते थे कि भाई हमारे गले में गलती से किसी ने राम का पट्टा डाल दिया था, डाल गए तो हमने पहन लिया। वो अवधेश प्रसाद कहते हैं कि मुझे बड़ा सुकून मिला, यहाँ अच्छा लगा, शांति मिली, आज दिव्य राम के मुझे दर्शन हुए।
जो फैजाबाद के सांसद को अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद लोकसभा में साथ साथ लेकर घूमते, सब जगह घूमते रहे, भारतीय जनता पार्टी को एक चिढ़ाने के लिए वो लगातार संदेश देते रहे कि भाई आप फैजाबाद हार गए हो। उसके बाद तो मिल्कीपुर का परिणाम आ गया। मिल्कीपुर के परिणाम में अखिलेश यादव ने देख लिया कि उत्तर प्रदेश का क्या परिणाम आया है। और योगी आदित्यनाथ ने अब जिस तरीके से 2017 से लेकर अब 2027 में जब चुनाव होंगे, 10 साल में उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से तस्वीर बदल दी है, उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल दिया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे वो उद्योगों का हो, चाहे वो दूसरे डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म की ध्वजा फहराना हो। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ ने 10 साल में कर दिया है, अखिलेश यादव को लग रहा है कि, और बिहार का जो चुनाव परिणाम आया है, तो अखिलेश यादव को डर है कि जिस तरीके से वहां यादवों का जिस तरीके से जो वीडियो बने गाने के, और वो जो मोटरसाइकिल पर चढ़ने वाले एग्रेसिव उनके जो आए थे वीडियोस, अखिलेश को डर है कि बिहार का वो एपिसोड उत्तर प्रदेश में न हो जाए यादवों का। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, बिहार में यादव वोट टूटा है, कहीं उत्तर प्रदेश में हमसे न टूट जाए। बचा खचा काम मदनी तो कर ही रहे हैं। अभी आते हैं मदनी जी पर, अगले सेगमेंट में आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव, हम कल भी बात कर रहे थे, उनके राजनीतिक कदम ऐसा लग रहा है कि ज्यादा मैच्योर दिखाई दे रहे हैं। जैसे एसआईआर के विरोध की बात थी, विरोध एक तरफ, लेकिन आपने वो तस्वीरें भी देखी कि अखिलेश यादव खुद अपना एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं, वीडियो पर भर रहे हैं, सोशल मीडिया पर फिर उन्होंने इसकी वीडियो पोस्ट की, और अब उन्होंने एक नया पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है पीडीए प्रहरी का संदेश, अपना अपना वोट बचाओ, खुद फॉर्म भरो, औरों का भरवाओ। और उसके बाद उन्होंने ये एक ई रिक्शा जो प्रचार करती फिर रही है उनके फोटो के साथ, एसआईआर पीडीए प्रहरी, उसमें मुनादी हो रही है, जिसने फॉर्म नहीं भरा फॉर्म भर लो जरूर, वोट कटने मत देना। सुनिए। एसआईआर फॉर्म को भरकर बीएलओ को अवश्य दें। ध्यान दें, एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पूर्व अपना फॉर्म जरूर भर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर मुझे संपर्क करें, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। विजय जी, राम बकायदा अखिलेश अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, यही नहीं कि अपना भर रहे हैं और एक बार अपील कर दी कि भरवाओ फॉर्म। कहा था कि जो समझदार पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बयान कुछ भी दें, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को इस बात पर जोर दे रही हैं कि वो इसको करवाएं, क्योंकि लड़ाई तो इसी से लड़नी है ना। आप समझें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, फिर वो नाम भी भरवाएं और फिर चुनाव करवा दें आप, फिर उनके नाम कट जाएं, तो वो इसमें लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। और पूरे, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने अपने संगठन के लोगों को ब्लॉक लेवल तक कहा कि इस पर नज़र रखनी है और अपने जो कार्यकर्ता है कोई ना छूट जाए, कोई वोटर ना छूट जाए। और मैं यहाँ पर एड ऑन करके कह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में भी यही आदेश दिया गया है, बल्कि वहाँ मुश्किल ये हो रही है कि बीजेपी के पास बीएलए नहीं है, बीएलए नहीं है वहाँ पर जो ब्लॉक लेवल पर काम करवा सकें, उनको दिक्कत हो रही है। और बीजेपी के कुछ नेताओं ने केंद्र के नेताओं को ये शिकायत की कि भाई वहाँ पर ममता जी के जो बीएलए हैं वो वहाँ पर घुसने ही नहीं दे रहे उनको, तो हमारे लिए मुश्किल हो रही है। तो सब पार्टीज अपना काम कर रही है। ममता जी ने भी साफ कर दिया कि हर हालत में हर बीएलए को अपने इलाके के वोट डलवाने हैं और कोई भी वोट ना कटे, इस पर जोर दे रहे हैं। तो सभी पॉलिटिकल, और ये अच्छी बात है, मतलब यही होना ही चाहिए था। बिहार में भी यही तस्वीर दिखनी चाहिए थी, बजाय वोट चोरी शुरू से ये कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें मदद करनी चाहिए, सहयोग देना चाहिए। लेकिन सर एक और बिहार का जो नतीजों का साइड इफेक्ट, वो अब बिहार में जो हुआ वो मैं दिखाता हूं। एक तो बिहार में जबरदस्त तरीके से बुलडोजर चल रहा है, आनंद जी को वो मिलती होंगी खबरें। पहला काम जो गृहमंत्री बने हैं बीजेपी के पहली बार वहां पर, सम्राट चौधरी, वो कर रहे हैं शहर शहर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। तो मैं भी सोच रहा था कि भाई पहला काम ये क्यों, तो कोई भी सरकार, और बीजेपी अगर इसको अंडरलाइन करना चाहती है कि भाई हमारी सरकार, अब गृहमंत्री हमारे पास है, तो वो क्या करे, विजिबल काम ऐसा करे जो लोगों को सबसे पहले दिखाई भी दे। भाई लिस्ट आपने बना ली माफिया की, 1200-1300 माफिया जितने भी हैं, माफिया तो जब पकड़ा जाएगा तभी पकड़ा जाएगा ना, लेकिन आते ही लोगों की नजर में आने का ये एक तरीका दिखाई दे रहा है कि हर जगह पहले सड़क खाली करो, जहां पर अतिक्रमण है अतिक्रमण हटाओ। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया, हर जगह से हमें लगातार ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं। कल बिहार के 5 जिलों में ऐसे ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। हाजीपुर, सीतामढ़ी, सब जगह पर फुटपाथ चौड़े करने के नाम पर, सड़क चौड़े करने के नाम पर सरकारी जमीन पर से जो है वो अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और दूसरा फॉलआउट पॉलिटिकल फॉलआउट है। अब कांग्रेस और राजद खुलकर एक दूसरे को औकात बता रहे हैं। कल तो ये कहा गया कि यहाँ दिल्ली में जब मंथन बैठक हुई थी, उसमें ये कहा गया कि बिहार के कारणों में एक वोट चोरी है, चुनाव आयोग की मनमानी थी, और दूसरा हमारा गठबंधन में क्या प्रॉब्लम थी ये नहीं बताया था। लेकिन
वहां से आरजेडी का स्टेटमेंट आ गया, उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनका, कि भाई इतना शौक है आपको, लगता है हमने नुकसान कर दिया राजद ने कांग्रेस का, हाँ तो आप अकेले लड़ रहे हैं, औकात पता चल जाएगी। हाँ तो लड़ेंगे ना अकेले। अब बिहार में तो कल जो बैठक हुई INDIA गठबंधन के सदन में नेता चुनने की, उसमें तो कांग्रेस पार्टी का कोई था नहीं, कोई एक MLC पहुंच गए थे, लेकिन आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने INDIA गठबंधन के बिहार विधानसभा के 1 दिसंबर से आरंभ होने वाले सत्र में नेता चुनने के लिए आहूत बैठक में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था, जिसमें तेजस्वी यादव को नेता चुना गया। तो ये तो स्पष्ट हो गया वहां। और मैं पहले दिन से सौरभ जी आपके साथ इस कार्यक्रम में भी और कॉफी में भी कहता रहा हूं कि कांग्रेस का एक धड़ा इस पक्ष में है कि जब तक आप आरजेडी के पिछलग्गू बन के लड़ेंगे तब तक कांग्रेस रिवाइव नहीं हो पाएगी। उसी तरह अगर आप समाजवादी पार्टी की पूंछ पकड़कर बैतरनी पार करना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश की बैतरनी आपसे पार नहीं होगी। इस बार अखिलेश यादव भी इसी मूड में है और कांग्रेस भी इसी मूड में है। तो जहां लड़कों को साथ पसंद है वाला नारा किसी चुनाव में गूंजा था, इस बार मुझे लगता है कि निगोशिएशन में बहुत टफ होने वाला। और आप इमरान मसूद से लेकर अजय राय तक के अगर बयान देखें तो उसी दिशा में बढ़ती हुई राजनीति हमें दिखाई दे रही है। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन हम बिहार की बात आगे भी करेंगे। सर आप उस पर कांग्रेस पर कमेंट करना चाह रहे थे, वो भी हो जाएगा। सर ने बताया कि बीजेपी के पास BLA नहीं है अपना काम वोट बनवाने या वोट डलवाने के लिए। शुभेंदु अधिकारी जो वहां नेता है बीजेपी के, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। डेटा देके बताया उन्होंने तो कि ये इतने हजार बूथ हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां हम लोग स्ट्रांग नहीं है, हम बूथ लेवल पे भी स्ट्रांग नहीं है। उसमें एक नियम था, संशोधन हो गया। लेकिन बाकी जगह हम भरपाई कैसे करेंगे?